सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज़ और विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दोबारा से ई पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल यू नो दैट हम ई पाठशाला के चैनल में अब वीडियो की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने। ये वीडियो का चौथा पार्ट है। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वीडियो के 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक देख सकते हैं और साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक हमने दे दिया है। तो वीडियो का चौथा पार्ट है। इस वीडियो के चौथे पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे पूरी तरीके से। और इस चैप्टर में सबसे अहम बात हम कवर करने जा रहे हैं, उसे आप बोलते हैं क्यूबा क्राइसिस। क्यूबा क्राइसिस भाई, क्यूबा जो है पूरी तरीके से है क्या, इसके बीच की कहानी क्या है, वो सारी हम इसके बीच में डिस्कस करेंगे। ये वैसे तो बुक के अंदर सबसे शुरुआती हिस्से में बता रखा है चैप्टर में, लेकिन सबसे शुरुआत में स्टोरी है नहीं। तो मैंने आप सभी को कहा था कि जिन्होंने मेरा वीडियो का पहला पार्ट देखा है उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से इस चैप्टर को अगर सीखेंगे तो आपको टाइमलाइन के हिसाब से सीखना पड़ेगा। 4 फ्रेज थे, 4 फ्रेज में से तीसरा फ्रेज जो है ये, इसके अंदर क्यूबा क्राइसिस आता है। तो क्यूबा आप देख सकते हो एक तरीके की यहाँ पे एक मैं कह सकता हूँ टापू वाला देश है। और वन ऑफ माय क्वेश्चन इज़ दैट कि क्यूबा की कैपिटल क्या है। ओके, क्यूबा की कैपिटल क्या है, प्लीज़ बताने की कोशिश करिएगा जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। क्यूबा की कैपिटल क्या है वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे क्यूबा की स्टोरी है पूरी तरीके से, हालांकि क्योंकि इस चैप्टर में पूरी तरीके से हालांकि क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से कोल्ड वॉर और साथ में कह सकता हूँ कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में कहीं ना कहीं इसमें एक मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो एक क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा संकट था जिसने सही मायने में क्यूबा को बहुत बड़े हाई लेवल पे पीक पे पहुँचा दिया। एंड दैट इज़ वाई क्यूबा क्राइसिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर। हुआ क्या था इसके अंदर, हुआ ये था कि 1962 के अंदर, कब भाई, 1962 के अंदर। तो एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। सो 1962 के अंदर क्यूबा ने सोवियत संघ ने क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने एक सैनिक अड्डा बना लिया था। और असल में उसका पीछे रीज़न था ये व्यक्ति। आप सभी को पता है क्यूबा के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका पहले क्यूबा के ऊपर राज करता था और क्यूबा को कहीं ना कहीं अमेरिका से डर था। इसीलिए क्यूबा के अंदर क्या किया गया, क्यूबा के अंदर आप देख सकते हैं फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, निकिता खुर्शेव जो यूएसएसआर के हेड थे उस टाइम पीरियड पे, उन्होंने पूरी तरीके से इनके साथ एक तरीके का गठबंधन बना लिया। गठबंधन बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं उनकी टेरिटरी के आसपास उन्होंने वैसे भी बम मिसाइलें न्यूक्लियर बम जो हैं वो तैनात किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को खतरा था। तो यूएसएसआर को खतरा था तो इसीलिए उसने क्या करा, उसने क्यूबा में एक तरीके का एक गठबंधन बना लिया। और गठबंधन कॉलिनेशन बनाने के बाद, एक दोस्ती बनाने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया क्यूबा के अंदर। और क्यूबा की कौन सी कैपिटल है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्यूबा की कैपिटल के अंदर सैनिक अड्डा बना लिया। अब सैनिक अड्डा बना लिया तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो नए चुने गए थे JF कैनेडी, आप देख सकते हो उन्होंने पूरी तरीके से इसका विरोध किया। क्योंकि इसका प्रूफ मिला है, इसका पूरी तरीके से प्रूफ मिला है कि पूरी तरीके से यहाँ पे अमेरिका के शहर के पास एक क्यूबा कंट्री जो है पूरी तरीके से वहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी गई यूएसएसआर के द्वारा। दैट इज़ वाई JF कैनेडी जो 35वें प्रेसिडेंट रह चुके थे वहाँ पे और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट में से एक थे ये, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से इसका विरोध करा। उन्होंने कहा अमेरिका ने कि भाई हमें क्यूबा की नाकेबंदी करनी पड़ेगी और जिसकी वजह से सोवियत संघ की जो सैनिक जहाज आएंगे उस तरफ से उनको रोकना पड़ेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूरे कोल्ड वॉर का सबसे पीक पॉइंट अगर देखा जाए तो वो ये पीक पॉइंट जो था वो पीक पॉइंट हमारा ये था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको क्यूबा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्यूबा जो दिखाई दे रहा है, तो क्यूबा की जो जब मिसाइलें तैनात करी गई थी तो इतने बड़े हिस्से में इतना बड़ा अमेरिका का जो हिस्सा है वो बर्बाद किया जा सकता है।
अगर इतना बड़ा हिस्सा बर्बाद किया जा सकता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये डराने के लिए था वॉर, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड वॉर तो एक तरीके का मतलब सिर्फ बातों में बोला जाने वाला वॉर है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर था वो एक तरीके का धमकी भरा युद्ध था, और इतना बड़ा हिस्सा जो अमेरिका का था वो बर्बाद हो सकता था। जब इतना बड़ा अमेरिका का हिस्सा बर्बाद हो सकता था तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे पूरी तरीके से अमेरिका की जो नेवी फोर्स थी उसने पूरी तरीके से क्यूबा को कैप्चर कर लिया। और क्यूबा को कैप्चर कर लिया तो ताकि जो यहाँ से जो क्या कहते हैं मतलब मिसाइलें आएंगी या इनकी जो भी चीज़ें आएंगी, इनकी जो यूएसएसआर की तरफ से हेल्प करने के लिए क्यूबा को, वो पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर लिया। और ये पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा, लगभग जो लॉन्ग रेंज थी उस मिसाइल की 32,000 किलोमीटर तक थी, और शॉर्ट रेंज जो थी 16,000 किलोमीटर तक की थी, और इतने बड़े हिस्से को क्या कहते हैं वो तबाह कर सकता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा हिस्सा अगर अमेरिका का विनाश हो जाएगा सिर्फ एक छोटे से टापू पे बम रखने की वजह से, तो सोचिए ये पॉइंट कितना ज़्यादा पीक हो जाएगा। बहुत ही बड़ा, मतलब ये मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था वर्ल्ड लेवल पे। और लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे कहीं ना कहीं अब वॉर हो ही जाएगा। लेकिन बहुत शांति से, बहुत सोच समझ के जो JF कैनेडी हैं उन्होंने US ब्लॉकेज कर दिया क्यूबा को पूरी तरीके से। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे लग रहा था कि विश्व युद्ध हो ही जाएगा, और पूरा विश्व संदेह में, और पूरा विश्व पूरी तरीके से एक डर के हिस्सा उसमें जी रहा था, डर के हिस्से में जी रहा था। तो दोनों पक्षों ने पूरी तरीके से युद्ध ना करने का फैसला किया। और फाइनली यहाँ पे फिर ये हुआ कि जो USSR था उसने क्यूबा को इसलिए चुना क्योंकि USSR की कुछ मांगे थी, उनकी भी कुछ डिमांड थी, वो भी कुछ चाहते थे कि भाई आपकी जो मिसाइलें हमारी कंट्री के पास तैनात हैं आप उन मिसाइलों को हटा लो, हम इन मिसाइलों को हटा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में एक सलाह मशवरा हुआ, और सलाह मशवरा होने के बाद देन फाइनली यहाँ पे 5 सितंबर 1963 के दिन आप देख सकते हो इसे मॉस्को पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में आप क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉस्को आंशिक परीक्षण निषेध संधि कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो आप इसे पेपर में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ये संधि पूरी तरीके से अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच में हुई थी, और यहाँ से देखा जा सकता है कि इन लोगों ने एक पॉजिटिव स्टेप लिया। और क्योंकि जब अमेरिका जैसी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा विनाश जैसी चीज़ आ सकती है और USSR उन पे इतना तगड़ा अटैक कर सकता है, तो कहीं ना कहीं USSR दूसरी कंट्री पे भी कर सकता है और अमेरिका भी दूसरी कंट्री पे कर सकता है। तो इसीलिए अब इंटरनेशनल लेवल पे एक डिसीज़न लिया गया। अब ये चीज़ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हुआ ये कि मेजर आर्म कंट्रोल स्ट्रेटीज करी गई। ऐसा कहा गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट थी LTBT, जिसे आप लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं, सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसमें ये बताया गया कि 5 अगस्त 1963 में इस संधि को लगाया गया, जिसका मेन मकसद ये हुआ कि अब कोई भी कंट्री विश्व में जो भी कंट्री होगी वो कंट्री टेस्टिंग नहीं कर सकती है, न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकती है, क्योंकि USSR और USA ने इतनी ज़्यादा टेस्टिंग कर दी है, मतलब इतने ज़्यादा बमों की टेस्टिंग कर दी है इन लोगों ने कि अब कोई विश्व में बमों की टेस्टिंग नहीं करेगा। उसको पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में, इन सभी जगहों पे पूरी तरीके से मना है कि वो कंट्री पूरी तरीके से बम का मैं कह सकता हूँ परीक्षण करेगी नहीं। अब ये चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे इंडिया पे भी होने वाला था, क्योंकि इंडिया तो जस्ट 1950s के टाइम पीरियड में तो आज़ाद हुआ, और इन लोगों ने 1963 के अंदर क्या कहते हैं ये कह दिया कि भाई अब कोई परीक्षण ही नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बिल्कुल खतरा था, यह गलत भी हो सकता है कि कोई कंट्री कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि कोई दूसरी कंट्री परीक्षण ना करे, जबकि इन कंट्री ने खुद इतने सारे परीक्षण कर लिए और वर्ल्ड लेवल पे ये मीटिंग करके कह रहे हैं कि अब कोई परीक्षण नहीं करेगा। तो ये बहुत गलत था। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी भाई, वो कमेंट ज़रूर करिएगा कौन सी कंट्री में हुई थी मीटिंग ये। ओके, अब दूसरी एक और मीटिंग हुई जिसे आप NPT बोलते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये 5 मार्च 1967 में हुई थी।
इस संधि का मेन मकसद ये था कि जिन कंट्री के पास बम हैं, जिन कंट्री के पास बम है, अब वो कंट्री दूसरी कंट्री को बम नहीं बेचेगी। तो ये भी एक बहुत ही मतलब वो था कि आप प्योरिफिकेशन कर ही नहीं सकते। ये कैसा इंसाफ है, जिन कंट्री के पास बम है अब तो उन्हीं कंट्री के पास हमेशा बम रहेगा, और दूसरी कंट्री बम बनाने का परीक्षण भी मना कर दिया, और जिन कंट्री के पास बम था वो कंट्री बेच भी नहीं सकती है। तो ये बहुत ही गलत था। और इस तरीके से कोल्ड वॉर पूरे तरीके से हथियारों की होड़, मतलब आर्म्स रेस और आर्म्स स्टॉपिंग कंट्रोल, आर्म रेस और आर्म कंट्रोल दोनों की सिचुएशन पूरे कोल्ड वॉर के अंदर देखी गई। अब इससे एक नई चीज़ सामने आई, नई चीज़ सामने ये आई, वो बोलते हैं हम न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये क्या है, हुआ ये कि अब क्योंकि पूरी तरीके से कोल्ड वॉर के अंदर जो यूएसए था उसने अपना डेवलपमेंट करा, और यूएसएसआर जो उसने भी अपना डेवलपमेंट करा, समय समय के हिसाब से डेवलपमेंट करके गए। लेकिन हुआ क्या कि जो नई कंट्रियाँ जिन्होंने नेम जैसी कंट्रियों के अंदर साथ निभाया था, अब नेम जैसी कंट्रियों के साथ निभाया था, तो आप नोटिस करेंगे कि ये कंट्री पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से इन कंट्री के साथ तो विलय हो नहीं रही है, पर अपना तो डेवलपमेंट करेगी ना। और जब ये लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे तो उसके लिए बड़ी बड़ी कंट्रियों ने बोल दिया कि भाई आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, तो ये बहुत गलत था। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आता है, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर आता है, और ये उन सभी कंट्रियों के लिए था जो लीस्ट डेवलप कंट्री थी। लीस्ट डेवलप कंट्री मतलब जो अभी डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे इसमें बोला गया आर्थिक विकास में कम से कम विकसित देशों के लिए महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जो नई डेवलप कंट्री है उन कंट्रियों के लिए एक राहत भरा संदेश दिया गया, किसके द्वारा, अंक टांक के द्वारा। अंक टांक आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बुक के लिए। ये लॉन्च कब हुई थी भाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मेन मकसद ये था व्यापार और विकास पर एकजुट राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका मतलब ये था कि जो कंट्री अभी डेवलप नहीं हुई है वो नई कंट्रियों के साथ ट्रेड भी कर सकती है अपने डेवलपमेंट के लिए। पहले ऐसा नहीं था, और यहाँ पे ये रिपोर्ट 1972 में इसलिए आई थी क्योंकि जो कंट्रियाँ अभी डेवलप नहीं हैं वो डेवलप तो होना चाहती है, और वो डेवलप होना चाहती है तो अंक टांक पॉलिसी के तहत ये फिक्स हो चुका था कि वो नया ट्रेड कर सकती है डेवलप्ड कंट्री के साथ, और वो अपने रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकती है चाहे तो डेवलप करना चाहती है तो ये अंक टांक की रिपोर्ट में ये सारी बातें कंटेंट हुई थी, आप देख सकते हो। नंबर 1, इट गिव्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टू कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। हो ये रहा था कि जो डेवलप कंट्री थी वो तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल दबा के करती थी और अपने आप को डेवलप कर लेती थी, लेकिन जो नॉन डेवलप कंट्री है वो कंट्री बेचारी अगर डेवलप कर भी रही है तो बोला जाता है कि तुम अपने संसाधनों का मिसयूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे अंक टांग की रिपोर्ट यही हुई कि भाई आप कर सकते हैं। और दूसरा, पश्चिमी बाज़ारों तक आपकी पहुँच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे पश्चिमी देश के जो भी टेक्नोलॉजी है आप उन्हें भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक संगठनों में आपका देखा जा सकता है कि विकसित देश जो होंगे आपको हेल्प करने की मदद करेंगे, क्योंकि भाई यूएनओ जो होता है वो जो नॉन विकसित कंट्रियां हैं, नॉन डेवलप कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों की मदद करेगी। अब बात कर लेते हैं कि कोल्ड वॉर का इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ता है। कोल्ड वॉर में जवाहरलाल नेहरू जी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, क्योंकि उन्होंने नेम ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडिंग करके कहीं ना कहीं अच्छा ही किया, क्योंकि वो पूरी तरीके से ही कहना चाहते थे कि दोनों गुटों से दूर रहो, है ना। और यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिया रेज द वॉइस, इंडिया ने जो न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्री थी, मतलब जो किसी न किसी की गुलाम थी, उन कंट्री को डेवलप करने के लिए एक नया इनिशिएट दिया, वो था नेम। इनिशिएट देने का मेन मकसद यही था कि वो कंट्री अगर मतलब या तो मिलिट्री के साथ चली जाएगी या कैपिटलिस्ट के साथ चली जाएगी या कम्युनिस्ट के साथ चली जाएगी तो उनका खुद का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भारत ने आवाज़ उठाई थी उन सभी कंट्रियों के लिए जो कभी गुलाम हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए जो नेम पॉलिसी थी ना तो नेगेटिव थी और ना तो कोल्ड वॉर के अगेंस्ट में थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि इंडिया का शीत युद्ध पे इफेक्ट क्या पड़ा, है ना। दूसरा, भारत ने पूरी तरीके से कोल्ड वॉर को कम करने की ही कोशिश करी है। दूसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए उसने गठबंधन बनाए, जैसे कि नेम बनाया था, और यहाँ पे गुट निरपेक्ष के देशों को समर्थन देने की पूरी कोशिश करी ताकि वो देश भी डेवलप हो सके शीत युद्ध के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था
लेकिन अगर हम ये देखें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जैसे अब गुट निरपेक्ष भारत को दूसरों के खिलाफ एक महान शक्ति को संतुलित करने के लिए स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने में मदद करता है। चलो ये तो है ही, खैर मतलब ये इसीलिए क्योंकि जो भारत है अगर वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी अगर नहीं होते तो शायद से जो बेचारी नई डेवलप कंट्री है वो कंट्री इतना ज़्यादा मज़े लूट नहीं पाती, वो किसी ना किसी साथ फंसी होती। लेकिन लोगों को ये लगता है कि आज की डेट में गुटनिरपेक्ष जो है खुद वो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, इसे बोलते हैं अप्रासंगिक हो जाना, इसे बोलते हैं इनरेलेवेंट, कि क्यों गुटनिरपेक्ष अब इनरेलेवेंट हो चुका है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। क्यों हो चुका है, वो अनुशासनहीन हो चुका है, अनप्रिंसिपलाइज्ड हो सकता है। मतलब जो गुटनिरपेक्ष में बातें बोली गई थी वो बातें फॉलो ही नहीं होती पूरी तरीके से, क्योंकि जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो इंडिया है वो खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यूएसएसआर के साथ संबंध बना लेता है, रशिया के साथ संबंध बना लेता है, और नेम के अंदर जितनी भी कंट्रियां हैं बोल रही थी शुरुआती समय में कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन आज की डेट में मोस्ट ऑफ कंट्रियां उनके साथ व्यापार कर रही है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष है वो एट प्रेजेंट टाइम पे इनरेलेवेंट हो चुका है। पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जल्द से जल्द। हमारा टेलीग्राम है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, जाके जल्द से जल्द ज्वाइन होने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा था इंटरनेशनल लेवल पे। कैसे कैसे पड़ा था, पूरा यूरोप जो है डिवाइड हो चुका था। किस चीज़ में, कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट में। विश्व के अंदर आतंक का माहौल था। विश्व में कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ जो न्यूक्लियर वेपन्स थे जो पूरे विश्व को विनाश कर सकते थे उनको बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि अलग अलग कम्युनिटी बन गई, सीटो, नाटो, सेंटो, वार्सो पैक्ट एक कम्युनिटी बन गई, और साथ में यूनाइटेड नेशन का जो रोल रहा था वो कमज़ोर होता चला गया। लोगों ने अपने आप को शस्त्रीकरण करने लगे। जितने ज़्यादा बम होंगे जिन कंट्री के पास वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती चली जाएगी, है ना। ये सब तो हमने देख लिया था। और दूसरा यहाँ पे एक बस ये था कि सपोर्ट किया गया था नॉन अलाइन मूवमेंट के द्वारा। जो कंट्री नॉन डेवलप थी उनके लिए फ़ायदा हो रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे वो नई नई कंट्री बॉर्न हुई थी। तो इस हिसाब से द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलैरिटी एंड डिप्लोमेसी इन इंटरनेशनल पॉलिसी केम टू डू अंडरस्टूड। और लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि जो कंट्रियाँ अभी नई डेवलप है वो किस तरीके से किन के साथ जाएगी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दीज आर द मेन इम्पैक्ट, जो पूरे चैप्टर का मेन कंटेंट था। वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने ये कवर किया है। तो भाई वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। अब हम लास्ट पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। दिस इज इट इन दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। दिस इज इन वीडियो। अब मिलते हैं जल्द ही वीडियो के अगले पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।